सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे फैजल खान वर्सेस रोशन आनंद। दूसरी खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी स्टेशन पर हंगामे के पीछे किसका हाथ। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे टीएमसी में टूट से एनडीए कैसे मजबूत। इसके साथ ही चौथी खबर होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नई डील समझिए। तो आइए अब विस्तार से पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। और सबसे पहले बात बिहार में चल रहे कोचिंग वॉर की करेंगे। वैसे तो कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षित बनाकर सही राह दिखाने के लिए होते हैं, पर बिहार के कोचिंग में इन दिनों गैंग वॉर जैसे माहौल बने हुए हैं। 2 जून को खान जीएस कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि अब नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 14 जून को नेपाल के एक होटल में भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को कोर्ट से बेल मिली और जेल से छूटते ही उन्होंने फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक रमाशंकर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि उनके भाई की मौत नहीं हुई बल्कि हत्या की गई है और उनकी हत्या की भी साजिश रची जा रही है। हमला करने की भी कोशिश की हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि फैजल खान ने विद्वेष की भावना से उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची है। फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रोशन आनंद सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है। इधर खान सर ने प्रिंस खान की मौत पर परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। साथ ही किसी तीसरे के शामिल होने की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। खान जीएस कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि अब नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। नेपाल पुलिस का कहना है कि प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करता था, उसके रूम से ये दवा बरामद भी हुई है, जबकि रोशन आनंद ने अपने भाई की साजिशन हत्या की आशंका जताते हुए मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में फिलहाल फैजल खान वर्सेस रोशन आनंद के बीच की लड़ाई देखने को मिल रही है। और आइए अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आप समझिए। देखिए, खान जीएस कोचिंग गोलीकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। खान जीएस कोचिंग सेंटर मामले में आए नए मोड़ को समझने के लिए पहले आपको पूरी घटना की टाइमलाइन को समझना होगा। इसकी शुरुआत होती है 2 जून से। 2 जून को फैजल खान की कोचिंग के बाहर हमला होता है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है। हमले में ज्ञान बिंदु कोचिंग का नाम सामने आता है। फिर 3 जून को ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रोशन आनंद को फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद 5 जून की तारीख, 5 जून को फैजल खान पर गोली चलवाने का आरोप लगता है। आर्म्स एक्ट के तहत फैजल खान को आरोपी बनाया गया। फैजल खान के कोचिंग का गार्ड गिरफ्तार किया गया और गार्ड ने गोली चलाने की बात कबूल भी कर ली। फिर 9 जून की तारीख, जब सिविल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज कर दी। आर्म्स एक्ट में फैजल खान पर भी केस दर्ज हुआ। फैजल खान की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। फिर 14 जून को नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद 15 जून को बेल पर जेल से बाहर आए रोशन आनंद फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाते हैं और
साजिश के तहत भाई की हत्या का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके साथ ही रोशन आनंद ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक रमाशंकर प्रसाद पर भी आरोप लगाए। कदम कुआं पुलिस ने रमाशंकर से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक 2 घंटे तक कदम कुआं थाने में पूछताछ की गई। वहीं आपको बता दें कि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट है। रोशन आनंद का पक्ष तो आपने सुन लिया, अब फैजल खान का पक्ष भी सुन लीजिए, जिन पर रोशन आनंद ने ये आरोप लगाए हैं। उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। तो फैजल खान ने प्रिंस यादव की मौत के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है और रोशन आनंद के परिवार के साथ अपनी संवेदना भी जताई। पर वो यही नहीं रुके, उन्होंने किसी तीसरे के शामिल होने की आशंका भी जताई और पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग कर दी है। इसके साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी फैजल खान यानी खान सर ने दिया है। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। कोचिंग पर फायरिंग मामले से जुड़ा है प्रिंस की मौत का कनेक्शन। सवाल ये उठ रहे हैं, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हत्या है या आत्महत्या? हालांकि ये सब कुछ पुलिस की टीम के जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए भीषण उपद्रव और आगजनी की करते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रों की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शातिर असामाजिक तत्व और दंगाई इस आंदोलन में दाखिल हो गए। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर तो समझिए। वो स्टेशन जहां हर रोज हजारों उम्मीदें और सपने सफर करते हैं, वो पटरियां जो अपनों को अपनों से मिलाती हैं, लेकिन उसी पाटलिपुत्र स्टेशन पर जो कुछ हुआ उसने पूरे सूबे को दहला दिया। लेकिन रुकिए जरा, जिसे आप अब तक सिर्फ छात्रों का गुस्सा समझ रहे थे, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। जैसे जैसे इस उपद्रव की जांच की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे खौफनाक हकीकत सामने आ रही है जिसने सबको सन्न कर दिया है। जी, शुरुआती दौर में वो सिर्फ छात्र थे जो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। रेलवे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ट्रेन में आग लगाना चाहते थे और इसी सुनियोजित प्लानिंग के तहत इन सीसीटीवी कैमरे को पहले जो है वो तोड़ा गया। लेकिन तभी इस आंदोलन में ऐसा कुछ हुआ कि जिसने छात्रों के पवित्र संघर्ष को दागदार कर दिया। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि मासूम छात्रों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दंगाई इस भीड़ में घुस गए। वो छात्र बनकर आए थे, लेकिन उनके इरादे खतरनाक थे। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन को देखते ही देखते हिंसा की आग में झोंक दिया। सवाल बहुत बड़ा है कि जब जब देश का युवा अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, क्या तब तब साजिशकर्ता उनके बीच घुसकर उनके भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे? छात्रों के नाम पर रेलवे को फूंकने का और मासूम युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का हक आखिर तुम्हें किसने दिया? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए बवाल की तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी और अब इसकी जांच चल रही है और जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। और आइए अब पूरी खबर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मामला आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान पत्थरबाजी की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जख्मी हुए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। शांति बहाल करने के लिए बल का भी प्रयोग किया गया। लाठी डंडों का इस्तेमाल भी किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब आप ये समझिए आखिर हंगामा हुआ क्यों। तो मद्य निषेध विभाग में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को कटिहार की ओर जाना था। ट्रेनों की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये छात्र आक्रोशित हो गए। स्टूडेंट्स ने अन्य ट्रेनों को भी रोक दिया। भीड़ को देखते हुए देर रात स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई। और अब जांच में आए नए मोड़ को आप समझिए। न्यूज 18 पर आईजी जितेंद्र राणा ने बयान दिया है। पाटलिपुत्र हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है।
बताया जा रहा है कि भीड़ में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। भीड़ का मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं था, ये आईजी ने बताया है। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। सवाल ये, आखिर विरोध की आड़ में उपद्रव करने वाले कौन थे? सवाल ये उठ रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वाले लोग चाहते क्या थे? सवाल ये भी, आखिर ट्रेन में आग क्यों लगाना चाहते थे? सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार को बदनाम करने की साजिश थी? और सवाल ये भी उठ रहा है, क्या परीक्षा रद्द कराना चाहते थे ये उपद्रवी? बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार को अगर समृद्ध बनाना है तो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना होगा, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिन्होंने गया जी में मंच से प्रशासन के अधिकारियों से न सिर्फ 20 घंटे काम करने का आह्वान किया, बल्कि साफ संदेश भी दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी। और इस दौरान सीएम ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ना सोने देंगे किसी को, ना खाना है, ना किसी को खाने देना है। साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम सम्राट ने शंखनाद कर दिया है। गया जी की धरती से सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि सोने का समय खत्म हो गया है, ना सोना है ना सोने देना है। सम्राट ने पीएम मोदी के नारे को भी दोहराया, ना खाना है ना खाने देना है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से, तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है, ना सोना है ना सोने देंगे किसी को। और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है। साथ भ्रष्टाचार के साथ ही सीएम सम्राट चौधरी अपराध पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। सीएम सम्राट ने एक बार फिर कहा, जो अपराधी पुलिस को चुनौती देंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर पुलिस जवाब देगी। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए गया जी में पिंडदान होता रहेगा। करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जगकर काम करेंगे। इसलिए अपराधी, जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं साथियों। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रहे। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ सम्राट सरकार निर्णायक लड़ाई के मूड में दिख रही है। एक तरफ अपराधियों का लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऋषु श्री और उसके मददगारों पर एक्शन इसकी एक वानगी है। हर जिले में भ्रष्ट अधिकारी सरकार के रडार पर हैं। हर दिन कहीं न कहीं घूसखोर अधिकारियों की काली कमाई का खुलासा हो रहा है। सरकार के एक्शन से साफ हो गया है कि अपराध और भ्रष्टाचार से सरकार कोई समझौता करने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। तो सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधियों पर करारा वार किया। सम्राट चौधरी के बयान के मायने अब हम आपको समझाते हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम सम्राट ने शंखनाद किया। अधिकारियों के सोने का समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ना सोना है और ना ही सोने देना है। उन्होंने ये भी कहा कि ना खाना है और ना ही खाने देना है। अधिकारी 24 घंटे में से 20 घंटे काम जरूर करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अपराध पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो पुलिस को चुनौती देंगे उन पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी।
अब आपको सम्राट चौधरी के बयान के मायने समझाते हैं। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है। नीतीश कुमार के बाद सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी और बीजेपी की कार्यशैली पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुशासन बाबू कहा गया। अब सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार के ही सुशासन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अफसरशाही के आरोप नीतीश सरकार पर लगते रहे। इस आरोप को सीएम सम्राट गलत साबित करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जीरो टॉलरेंस का संदेश देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम सम्राट के एक्शन को भी अब आप समझिए। देखिए, सरकारी टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऋषु श्री पर एक्शन लिया गया। बेगूसराय में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर छापा हुआ। फिर पटना में पीएसीएस अध्यक्ष संतोष डॉन के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 50 से ज्यादा घूसखोरों पर एक्शन हुआ है। तो अपराध पर भी सीएम सम्राट के एक्शन को समझिए। देखिए, अपराध पर भी खुली छूट पुलिस को मिली हुई है। 48 घंटे के अंदर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। राज्य में अब तक 13 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी जारी है। अब आप पूरी खबर को समझिए। देखिए, सम्राट सरकार का घूसखोरों और अपराधियों को साफ संदेश है कि बिहार में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, और भ्रष्टाचारियों को भी संदेश है कि भ्रष्टाचार करना बंद कर दे, नहीं तो लगातार कार्रवाई होती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात पश्चिम बंगाल में जारी सियासी उथल पुथल की कर लेते हैं, जिसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने अब एनसीपीआई नाम की एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली है जिसके नाम की अब तक कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी। तो आपको बता दें कि अब जैसे ही टीएमसी के बागी सांसदों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप पूरी खबर समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट के मायने को आपको समझाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हुई है, जिसमें 20 बागी टीएमसी सांसद हैं जिन्होंने एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली है। यानी ये 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए हैं। 2023 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपीआई बनी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने फैसले की जानकारी इन सभी बागी सांसदों ने दे दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का वादा भी इस पार्टी ने किया है। अब टीएमसी में टूट से ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और कैसे एनडीए मजबूत हुआ है, ये आपको समझाते हैं। देखिए, टीएमसी में टूट से बीजेपी को खास मजबूती कैसे मिली, आइए इसे समझते हैं। 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई थी। बीजेपी को लोकसभा में 240 सीट पर जीत मिली। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से सरकार बन पाई। एनडीए के पास 2024 में कुल 292 सीटें थी। संसद में अब एनडीए की स्थिति क्या हो जाएगी, इसे समझिए। टीएमसी के बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात अब कर दी है। तो ऐसी सूरत में अगर संसद की तस्वीर देखें तो लोकसभा में एनडीए के पास कुल 314 सांसद होंगे, जबकि राज्यसभा में 154 सांसद हो सकते हैं। यानी कि 2/3 बहुमत से लोकसभा में एनडीए 46 सीट दूर है, जबकि राज्यसभा में 9 सीट की कमी है। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप समझिए 2/3 संख्या बल क्यों अहम है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 संख्या बल की जरूरत होती है, और हाल ही में आपको याद है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास सरकार नहीं करा पाई थी, और अगर संसद में एनडीए के पास बहुमत होता तो ये बिल पास हो जाता, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता था। और अब जबकि ये बागी सांसद उसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं तो तस्वीर बदल सकती है। बढ़ेंगे आगे और अब बात वैश्विक संकट के बीच आई एक उम्मीद वाली डील की। ईरान जंग की वजह से पश्चिम एशिया में गंभीर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसका सबसे बुरा असर एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विख्यात हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस और तेल लदे जहाजों की आवाजाही पर पड़ा है, और इससे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस की जाने लगी।
कुछ देशों में तो आपात स्थिति तक घोषित करनी पड़ गई। अब उसी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई। शुक्रवार को जेनेवा में दोनों पक्षों की ओर से इस पीस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर किया गया और इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।